हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है संविधान क्यों और कैसे, जिसका 5वां लेक्चर है। और इस 5वां लेक्चर के साथ ही आपका ये जो चैप्टर है 1, ये आज समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, आज ये समाप्त हो जाएगा और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन होगा, यहाँ से आपको सॉल्व करने का टेक्निक मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए आज हम बात करते हैं कि इस चैप्टर में क्या करना है। दोस्तों, आज हम लोग इसमें बात करेंगे कि भारतीय संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था और कुल कितनी बैठकें हुई थी। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका अक्सर एमसीक्यू में सवाल आता है, एमसीक्यू में, कि भारतीय संविधान को लिखने में कितना समय लगा था और कितनी उसके लिए बैठकें हुई थी। तो दोस्तों, अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान को लिखने में कुल मिलाकर के 2 साल 11 महीना और 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। कितना लगा था? 18 दिन का वक्त लगा था। अतः कहा जाए तो 2 साल 11 महीना और 18 दिन का टोटल आपका वक्त लगा था। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार देखा जाए तो 18 दिन हो गया। अब कह रहा है कि इसमें कुल बैठकें कितनी हुई थी। तो इसमें कुल बैठकें कहीं कहीं पर 167 मिलता है तो कहीं 165 मिलता है। आप इसी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आएगा उसे आप सॉल्व कर लीजिएगा कि कहीं पर अगर ऐसे तो दोनों कभी भी एक साथ नहीं आएगा, एक साथ कभी भी 166 या 165 नहीं रहेगा। अगर कभी ऑप्शन में 166 दे रहा है तो दोस्तों आप इसे मान लीजिएगा। अगर 166 नहीं है और 165 बता रहा है तो आप इसे भी अपना मान लीजिएगा। और इस प्रकार से, हालांकि ज्यादातर माना जाता है कि 165 बैठकें इसके लिए की गई थी। ये बात हमारी कंप्लीट हो गई थी। ठीक है दोस्तों, अब आ गया अगला एक क्वेश्चन हमने पीछे कल किया था कि जो संविधान हमारा पूरा बन गया था 2 साल 11 महीना 18 दिन में जब बन करके कंप्लीट हुआ और 165 इसमें 166 बैठकें हुई तो कब बनकर के तैयार हुआ। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, ये भी एक एमसीक्यू का क्वेश्चन आता है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। कब हो गया था? बनकर तैयार हो गया। लेकिन इस दिन हमने अपने संविधान को लागू नहीं किया। कुछ आर्टिकल तो लागू कर दिए थे। कहते हैं कि कुल मिलाकर के 15 आर्टिकल जो था उस वक्त हमने लागू कर दिया था, अलग अलग आर्टिकल मिला करके। ये नहीं कि 15वां आर्टिकल नहीं, अलग अलग, कहीं से कुछ आर्टिकल कहीं से कुछ आर्टिकल, इस हिसाब से जो 15 इंपॉर्टेंस था उसको हमने लागू कर दिया था। और फिर फाइनली हमने अपना संविधान 26 जनवरी 1950 को हमने क्या किया? लागू किया। और इसी दिन से हमारा देश एक क्या बन गया? गणतंत्र का हिस्सा बन गया, 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों, कई बार एक सवाल ये भी जानकारी के तौर पर मैं बता दूं कि ये लोग अक्सर पूछ देते हैं कि जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया तो फिर लागू क्यों नहीं किया गया? हमने 26 जनवरी 1950 का ही दिन क्यों चूज किया? दोस्तों, इसके पीछे ना एक लंबी कहानी है, थोड़ी सी मैं बता देता हूं। हमारे यहाँ पहली बार जो भारत का जो तिरंगा फहराया गया था वो आपको 1930 में फहराया गया था, 26 जनवरी को। 26 जनवरी 1930 को हमने अपना पहला झंडा फहराया था। और इसी दिन से हम प्रत्येक साल अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे। हर 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे 1930 से ही। लेकिन हमको क्या हुआ? हमें 15 अगस्त
1947 को हमारा देश आजाद हुआ, तो हम तो गणतंत्र दिवस इसी अरे स्वतंत्रता दिवस इसी दिन मनाएंगे। तो ऐसे में और हमें इंपॉर्टेंस हमारा 26 जनवरी था, इसको भी हमें याद रखना था, और आजादी मिल गई 15 अगस्त को, तो फिर हम कैसे इसको हटाएं। तो हमने अपनी स्वतंत्रता दिवस तो 15 अगस्त को मनाना शुरू कर दिया, और 26 जनवरी फिर भी हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहा। तो दोस्तों हमने कहा कि चलो इसको हम दूसरे यादगार बनाएंगे, तो फिर हम इसी 26 जनवरी को हमने चूज किया, और 26 नवंबर को बनने के बावजूद भी हमने 26 जनवरी को अपना संविधान लागू किया, और इस दिन भारत को हमने क्या किया, गणतंत्र घोषित कर दिया, गणतंत्र घोषित कर दिया। ये दोस्तों इसके पीछे एक लंबी कहानी थी, इसीलिए 26 नवंबर को बनने के बाद भी हमने 26 जनवरी को लागू किया। बात क्लियर हो गई। अब चलिए दोस्तों कहते हैं कि संविधान को बनाने में कुल 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था, और कुल बैठकें 166 हुई थी, और संविधान बनाने में लगभग 64 लाख रुपए खर्च भी हुए थे। ये मैंने आपको ऊपर समझाया, नीचे आपको दे दिया, आप इसे आराम से नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब दोस्तों आता है अगला हेडिंग हमारा बनता है, यही भी यहां से भी क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में अनुसूचियां कुल कितनी है। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियों की बात की गई है। तो दोस्तों अगर इसको हम सूक्ष्म से बात करें तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि भारतीय संविधान में शेड्यूल्स, जो जिन्हें हम अनुसूची कहते हैं, शुरू में 8 ही अनुसूची था। जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। अनुसूचियां थी कितनी, 8 थी। यानी पहले कितना था, शुरुआती दौर में 8 था, ठीक है। अब लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए, क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाता है, वर्तमान में देखा जाए तो हमारे अनुसूचियों की संख्या बढ़ करके कितनी हो गई है, 12 हो गई है। यानी 12 अनुसूची इस समय हमारे संविधान में है। जो संविधान लागू हुआ था तो 8 था, अभी 12 है। अर्थात कहने का मतलब कि शुरू में 8 था, बाद में हमने इसमें 4 प्लस किया है। अर्थात ये कह सकते हैं कि हमने 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं हमने बाद में ऐड किया है। जो 9वीं भूमि विवाद से संबंधित है, 10वीं दल बदल अधिनियम से संबंधित है, और 11वीं जो अनुसूची है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, और 12वीं जो है वो नगर पालिका से संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित है। दोस्तों इस प्रकार से जब संविधान लागू हुआ तो उस वक्त हमने 8 अनुसूची रखी, आगे चल करके हमने 4 इसमें जो जोड़ा अलग अलग समय पर। इस प्रकार वर्तमान में कितनी हो गई है, 12 अनुसूचियों की संख्या है। इस प्रकार दोस्तों आप इसका उत्तर कर सकते हो। अब आता है अगला सवाल है दोस्तों, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संविधान सभा में महिलाओं की सदस्य संख्या कितनी थी। अर्थात हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे संविधान सभा में, हमारा जो संविधान सभा था इसमें टोटल 389 सदस्य थे। यानी संविधान सभा को लिखने के लिए शुरुआती दौर में कितने थे, 389 थे। लेकिन आगे चल करके जब देश बंटवारा हुआ तो उसमें से 90 सदस्य जो थे, ये 90 सदस्य जो थे ये पाकिस्तान में से थे। तो ये 90 जो सदस्य थे ये पाकिस्तान से थे, तो ये पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान निकल गए। तो बाकी जो बच गए इसमें से वो 299 सदस्य दोस्तों बच गए। ये 299 सदस्य बच गए। अब सवाल आता है कि 299 लोगों ने ही मिल करके भारत का संविधान तो लिखा। अब इस 299 में से कुल कितनी महिलाएं थी जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। तो इस 299 में से 9 महिलाएं थी जिन महिलाओं ने संविधान लिखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 9 महिलाएं थी जिन महिलाओं ने संविधान लिखने में अपनी भूमिका निभाई थी। संविधान लिखने में
भूमिका निभाई थी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से देखा जाए तो अब ये 9 महिलाएं कौन कौन थी, तो जो आपको नीचे यहां पर दिया हुआ देखिए, कुल कितनी थी, 9 महिलाएं थी। सदस्य भी इनमें से 3 काफी महत्वपूर्ण थी। 3 महिलाओं का बहुत बड़ा क्या है, योगदान है। उस 3 में जो कई समितियों में रही, एक तो उसमें से सरोजिनी नायडू थी, दूसरा हंसा मेहता जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण रोल अपना निभाया था, उसके बाद दुर्गाबाई देशमुख, ये 3 महिलाएं संविधान सभा में बड़ी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था और अपनी भूमिका निभाई थी। इसके अलावा अन्य में राजकुमारी अमृता कौर भी थी, बेगम एजाज रसूल और विजय लक्ष्मी पंडित भी थी। विजय लक्ष्मी पंडित जो जवाहरलाल नेहरू की बहन मानी जाती हैं, इनका भी संविधान सभा में अपना महत्वपूर्ण योगदान था। इस प्रकार दोस्तों हमने इसमें आपको 2 क्वेश्चन कराने का प्रयास किया। अब चलते हैं आगे, हम देखते हैं अगला पार्ट क्या है हमारा। अब हमारा आता है कि यहां से भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे बनते हैं दोस्तों। कहा जाता है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति, ये जो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी, इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। क्या पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष दोस्तों कौन थे। इसी प्रारूप समिति को हम लोग ड्राफ्टिंग कमिटी भी कहते हैं। ड्राफ्टिंग कमिटी भी कहते हैं। अब दोस्तों सवाल आता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा, इस ड्राफ्टिंग कमेटी जिसे प्रारूप समिति कहते हैं, इसका गठन कब हुआ था दोस्तों, तो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था। और जब इसका गठन हुआ था दोस्तों, उस वक्त गठन करने के बाद इसके जो अध्यक्ष बनाए गए, यानी गठन तो हुआ और इसका अध्यक्ष जो है वो अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किसका, प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, जिसे हम ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इसमें कुल सदस्य कितने थे दोस्तों, ये भी कभी कभी पूछ देता है आपके एग्जाम में कि कुल ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो दोस्तों याद रखिएगा, एक इसमें अध्यक्ष थे प्लस 6 अन्य और मेंबर थे। तो कुल मिला करके इसमें 7 सदस्य हुए। कितने सदस्य हुए, 7 सदस्य हुए, यानी 6 में एक तो अध्यक्ष और 6 अन्य मेंबर जो भीमराव अंबेडकर की मदद कर रहे थे उस समय। तो कुल मिला करके कितने हो गए, 7 सदस्यों ने मिल करके हमारे संविधान को लिखा था। इसीलिए संविधान लिखने के कारण ही हम भीमराव अंबेडकर को संविधान का क्या कहते हैं, जनक कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ही हमारे संविधान की ड्राफ्टिंग यानी एक नक्शा खींचा था। तो संविधान का जनक हम किसे कहते हैं दोस्तों, संविधान का जनक हम भीमराव अंबेडकर को कहते हैं, क्योंकि प्रारूप समिति के माध्यम से इन्होंने ही और इनके सदस्यों ने मिलकर के संविधान को लिखा था। अब देखिए दोस्तों, जो हमने आपको समझाया वो चलो हम पढ़ लेते हैं। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति, 7 आ गई ना, एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य, समिति का गठन हुआ। इस समिति ने संविधान का प्रारूप 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष को पेश किया। इस समय संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष थे, जो अस्थाई अध्यक्ष थे। क्या थे, अस्थाई अध्यक्ष बनाए गए थे। तो इन्हों के सामने ही पेश किया गया
और उन्होंने इसे क्या किया, सिद्ध कर दिया, प्रूफ कर दिया और उसके आधार पर आगे हमारा बनना शुरू हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आपको मेरे ख्याल से संविधान सभा की प्रारूप जो समिति है इसका कंसेप्ट तो क्लियर हो ही गया होगा और समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे इसकी ड्राफ्टिंग की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है कि भारतीय संविधान सभा। अब देखिए, भारतीय संविधान सभा का गठन तो हो ही गया था, ये तो बहुत पहले हो गया था, हमने पढ़ा भी था कि भारतीय संविधान सभा का गठन के साथ साथ इसकी जो पहली जो बैठक हुई थी, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, जो कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसकी अस्थायी अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। और इस प्रकार से आगे हमारा बढ़ा था। 3 बैठकें बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। पहली बैठक, इसके बाद जो दूसरी बैठक हुई थी वो 11 दिसंबर को हुई थी 1946 में ही, और जो तीसरी बैठक हुई थी दोस्तों ये हुई थी 13 दिसंबर 1946 को ही, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था, जिसे अगले जनवरी तक का समय दिया गया था समझने के लिए। इस प्रकार से लेकिन संविधान सभा गठन तो हो गई थी और गठन हो करके जब आगे बढ़ने लगी तो इसमें भी कुछ कमियां उभर करके आई। पहली बैठक हुई, दूसरी बैठक हुई, तीसरी बैठक हुई, जिसके बाद कुछ न कुछ कमियां उभर करके आई। आज हम वही 4 कमियां क्या क्या थी इसकी बात करते हैं जो आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहली जो दोस्तों कमी थी उस कमी में क्या था? प्रभु सत्ता की कमी थी। यानी प्रभु सत्ता का मतलब होता है कि सबको अपनी अपनी स्वयं अधिकार नहीं था। हालांकि सब जनता के प्रतिनिधि के तौर पे ही वहां पर 389 लोग संविधान सभा में बैठे थे शुरुआती दौर में, लेकिन अपने अंदर की जो प्रभु सत्ता होती है वो हमारे पास पूरी तरह से नहीं था, क्योंकि इस संविधान सभा के गठन ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा किया गया था। उन्हीं के कहने पर कैबिनेट मिशन के माध्यम से इस संविधान सभा का गठन किया गया था। तो दोस्तों इसमें हमारी स्वयं की प्रभु सत्ता थोड़ी कम थी, तो ये एक कमी हो गई। दूसरी कहते हैं कि प्रांतों का अनुचित वर्गीकरण हुआ। यानी इसमें यह भी तो तय हुआ था दोस्तों कि सभी प्रांतों से क्या होंगे, कुछ कुछ सदस्य चुन करके आएंगे, क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष चुनाव नहीं हुआ था। क्या हुआ था? प्रत्यक्ष चुनाव नहीं हुआ था। हमने आपको बताया था कि 10 लाख लोगों के ऊपर एक व्यक्ति को नॉमिनेट करने की बात की गई थी। 10 लाख लोगों के ऊपर एक व्यक्ति को नॉमिनेट करने की बात हुई थी। ऐसे में डायरेक्ट चुनाव तो हुआ नहीं, इनडायरेक्ट ही तो माना जाएगा ना। तो इस तरह से वर्गीकरण भी कहते हैं लोग कि उतने उचित तरीके से नहीं किया गया, जो एक कमी दिखाई देती है। देशी रियासतों को संविधान को मानने के लिए बाध्य नहीं किया गया। ये नहीं कहा गया कि नहीं आपको संविधान मानना ही है। तभी तो आपको हमने पीछे बताया था कि एक देशी रियासत था जिसका नाम हैदराबाद था, उसने संविधान सभा का क्या किया था? बहिष्कार भी किया था। हैदराबाद ने क्या किया था? बहिष्कार किया था। और साथ ही साथ आपको याद होगा कि हमने पीछे भी पढ़ाया है कि भोपाल के भी राजा जो थे उस संविधान सभा में जाने से इनकार कर दिए थे। तो इस प्रकार से हमने ये बाध्य नहीं किया सबको कि नहीं नहीं आपको आना ही आना है। हमने उन्हें स्वतंत्रता दे रखी थी, जो कहीं ना कहीं एक कमजोरी हमारी थी। तो ये भी हमारी एक कमजोरी हो गई। अब आता है कि संविधान सभा के सदस्यों का चयन अलोकतांत्रिक तरीके से किया गया था। दोस्तों अलोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर इसलिए किया जाता है क्योंकि इनको ना जनता ने नहीं चुना था, जनता ने नहीं चुना था। जो भी हमारे 389 लोग जो दोस्तों आए थे, इसको जनता ने
नहीं चुना था, इसको तो उन लोगों ने चुना था जो उस समय हमारे यहाँ विधानसभा जो थी, उस विधानसभा के जो मेंबर थे, उन मेंबर के लोगों के द्वारा चुनने की बात की गई थी। इसीलिए इसे अलोकतांत्रिक तरीका माना जाता है और इसीलिए एक कमियां दिख करके हमें आ जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये आपको दिख गया। ये यहां से क्वेश्चन जो है आपको या तो 2 मार्क्स में 2 पूछ सकता है, 2 पूछ देगा कमी हमें, या 4 मार्क्स के भी क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं, इसलिए आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला हमारा क्या है दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं, देखते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, भारतीय संविधान के स्रोत। ये जो स्रोत है ना, ये तो हर साल आता है। पिछली बार भी आपका मिड टर्म के पेपर में आया था, फाइनल में नहीं आया था, क्लास 11th में। हो सकता है कि इस बार भी क्वेश्चन पूछने की संभावना बनी रहे। अब चलिए इसको हम 2 तरीके से पढ़ने का संविधान की बात करते हैं। भारतीय संविधान सभा के जो स्रोत था, इसको हम 2 तरीके से समझ सकते हैं। एक तो हम वो जो विदेशी प्रभाव वाला है, और एक जो हमने अन्य देशों से लिया है। अर्थात आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि एक तो हमने 1935 का हमारा जो संविधान था, जो अंग्रेजों के द्वारा भारत शासन अधिनियम 1935 आया था, तो इस 1935 के संविधान से हमने लगभग 70% चीजें उठा करके रख लिया था। एक तो ये बात हो गई, और इसके अलावा दूसरी बात अगर हम करें तो विदेशी संविधानों का प्रभाव, विदेशी संविधान का प्रभाव, क्योंकि हमने ना कई सारे विदेशी संविधान भी लिए थे, विदेशों से लिए थे। जैसे हमने अमेरिका से क्या लिया, हमने कनाडा से कुछ लिया, हमने साउथ अफ्रीका से भी कुछ लिया, हमने फ्रांस से भी लिया। तो इस तरह से जो हमने लिया उसको हम विदेशी संविधान का प्रभाव कह सकते हैं। और जो हमने 1935 के भारत शासन अधिनियम से उठा करके रखा, उसे भी हम कह सकते हैं। 70% तो बात यहीं से उधार करके रखी जाती थी। इसीलिए एक क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान को एक उधार का थैला क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने कई देशों से इसे उधार ले रखा है। यहीं पर एक क्वेश्चन और भी आता है दोस्तों कि भारतीय संविधान को हम एक पुष्प गुच्छ कहते हैं, यानी पुष्प का गुलदस्ता कहते हैं, क्योंकि गुलदस्ते में कई प्रकार के फूल होते हैं। और भारतीय संविधान में भी कई देशों के संविधान से लिए गए अन्य बातें हमने रख रखी है। मेरे ख्याल से दोस्तों आपको बात समझ में आ गई होगी कि दोनों प्रकार के अगर क्वेश्चन आए तो आप इसे लिखने का प्रयास करिएगा। ये लगभग कहीं पर आपको 70% तो कहीं 75% मिल जाता है। अब देखिए, संविधान सभा का लगभग 75% अंश भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया था। एक तो बात इसको हम रख लेते हैं, इसीलिए हम इसे क्या कह देते हैं, उधार का थैला कहते हैं। क्या कहते हैं, उधार थैला कहिए चाहे उधार का थैला कहते हैं, क्योंकि हमने इसे उधार ले लिया। उसके बाद दोस्तों कुछ बातें हमने 1928 में नियुक्त मोतीलाल नेहरू कमेटी हमारी आई थी, जिसे हम क्या कहते हैं, संविधान का घोषणा पत्र कहते हैं, मौलिक अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। ये 1928 में आया था। यहां से भी हमने उठा करके 10 मूल मानव अधिकारों को शामिल कर लिया था, तो कुछ बातें वहां से भी आ गई। इसके अलावा अन्य देशों के संवैधानिक प्रणाली से भी कुछ बातें भारत के संविधान में सम्मिलित की गई थी। जैसे कहां से हमने क्या क्या लिया दोस्तों, जिसको हम लोग विदेशी संविधान का प्रभाव कहते हैं। निश्चित तौर पे आपको ये बात समझ में आ रही होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और पहली बार चैनल पे आए होंगे तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला बार क्या है, अगला हम लोग देखते हैं कि कहां से हमने क्या क्या लिया। तो दोस्तों देखिए, ब्रिटिश संविधान, यानी ब्रिटिश से हमने क्या लिया, तो ब्रिटिश से हमने सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला वाला
सरकार लिया। यानी जब हम आपको चुनाव प्रणाली पढ़ाएंगे, यानी इस बुक के पहले बुक का तीसरा चैप्टर हम पढ़ाएंगे चुनाव और प्रतिनिधित्व प्रणाली, तब दोस्तों वहां पे पूछा जाता है कि भारत में चुनाव कितने प्रकार का होता है। तो हम बताते हैं कि भारत में चुनाव 2 प्रकार के होते हैं, एक सर्वाधिक वोट में जीत की प्रणाली और एक होता है आपको अप्रत्यक्ष प्रणाली। तो इस तरह से दोनों चीजें आपको होते हैं। तो इसमें से पहली वाली जो बात है, ये हमने सर्वाधिक मत के आधार पर जो जीत होती है उसको हमने ब्रिटेन से लिया है। इसके अलावा सरकार का संसदीय स्वरूप भी हमने लिया, कानून का शासन व्यवस्था और विधायिका में अध्यक्ष का पद जिसे हम लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं, और उसकी कानून निर्माण की विधि भी हमने कहां से उठाया है, आपको ब्रिटिश संविधान से ही उठाया है। तो निश्चित तौर पर दोस्तों ये चारों पॉइंट आप याद रखिएगा। इसके अलावा हमने दोस्तों दूसरी बात, अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है, तो अमेरिका के संविधान से सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है मौलिक अधिकार लिया है दोस्तों। क्या लिया है? मौलिक अधिकार लिया है। इसके अलावा न्यायिक पुनरावलोकन, यानी जो न्याय दे दिया गया है उस पर पुनर्विचार करने की जो प्रक्रिया होती है उसको भी हमने अमेरिका से लिया, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी अमेरिका से लिया। इसके अलावा दोस्तों तीसरी पॉइंट हमने आयरलैंड से क्या लिया, तो यहां से एक महत्वपूर्ण चीज माना जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, हमने डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जिसे कहते हैं वही हमने यहां से लिया है। इसके अलावा दोस्तों हमने फ्रांस के संविधान से भी कुछ लिया, यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत हमने वहीं से लिया है। जो भारत में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व है, बंधुत्व मतलब भाईचारा होता है। अब आता है कनाडा से दोस्तों हमने क्या लिया है, तो एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप लिया है। यानी भारत में भी संघीय प्रणाली चलती है, फेडरल सिस्टम चलता है, लेकिन एक फेडरल सिस्टम जो होता है वो थोड़ा केंद्र मजबूत वाली होती है। तो सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था को हमने लिया है। यानी हमारे यहाँ संघात्मक व्यवस्था में केंद्र मजबूत होता है, राज्य मजबूत नहीं होता है। इसके अलावा दोस्तों अवशिष्ट शक्तियां, यानी स्पेशल पावर किसके पास होगा, वो भी स्पेशल पावर हमने किससे लिया है, कनाडा के संविधान से ही लिया है। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ये सारी बातें हमने किसी न किसी देश से ले करके अपने संविधान को लिखने का प्रयास किया। इसीलिए भारत के संविधान को एक उधार का थैला कहते हैं, या इसे एक गुलदस्ता या पुष्प गुच्छ का करके पुकारा जाता है। इसके अलावा दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है एक सबसे लास्ट जो इस टॉपिक का है, वो है इसमें संविधान सभा की विशेषताएं, यानी जो हमारा संविधान है इस संविधान की क्या विशेषताएं। ये भी क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्ट हमारा 4 मार्क्स में पूछा जाता है, 4 मार्क्स में पूछा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है कि हमारे संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों पहला विशेषता, जन प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित, यानी भारत का जो संविधान है वो भारत की जनता के द्वारा निर्मित किया गया है, यानी भारत की जनता ने ही तो लिखा है, इसीलिए कहते हैं इसको जन प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित है, भारत की जनता ने लिखा है। और दूसरी बात किया, एक लिखित और संपूर्ण संविधान है। भारत का संविधान क्या है, एक लिखित है। दुनिया में 2 तरह के संविधान होते हैं, एक लिखित संविधान और एक अलिखित संविधान। भारत में जो है वो लिखित संविधान की बात की गई है दोस्तों। तो पहली विशेषता आपको पता चल गया। भारत की दूसरी जो विशेषता है वो यह है कि यह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य का निर्माण करता है। यानी एक प्रभुत्व संपन्न भी है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है और गणराज्य की बात करता है। इसलिए भारत के संविधान की एक दूसरी विशेषता ये होती है। तीसरी विशेषता है दोस्तों कि नागरिकों को मूल अधिकार के साथ साथ मूल कर्तव्य की भी याद दिलाता। यानी हमने हमारे जो दूसरे चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे कि हमारे संविधान में कितने 6 मूल अधिकारों की बात की गई है। शुरू में कितना था, 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 मूल अधिकारों की बात होती है। और इसी मूल अधिकार के साथ साथ दोस्तों आपको मूल कर्तव्य भी हैं, जो शुरू में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, 10 थी, लेकिन अभी वर्तमान में हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो हमारा ये दायित्व बनता है। चौथा दोस्तों हमारी
विशेषता है कि स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत की जो न्यायपालिका है वो बिल्कुल ही स्वतंत्र है, इस पर किसी भी प्रकार का कोई किसी का दबाव नहीं है, या एक स्वायत्त संस्था है, अर्थात बिल्कुल स्वतंत्र संस्था है, इस पे किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं रहता है। और चौथा, संसदीय शासन प्रणाली। हमारे संविधान के तहत भारत में कौन सा पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात होती है दोस्तों, संसदीय व्यवस्था है, संसद ही सबसे सर्वोपरि माना जाता है, और जिस संसद में जिस पार्टी का सबसे ज्यादा एमपी होते हैं यानी सांसद होते हैं उन्हीं की सरकार होती है, इसीलिए और वही सरकार हमारे प्रधानमंत्री को चुनती है, इसलिए भारत में संसदीय प्रणाली माना जाता है, जो हमने ब्रिटेन से लिया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी हमने लिया है, ये भी हमारे संविधान की विशेषता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण मानता है, जो एक जन कल्याणकारी राज्य की बात करता है। कौन से राज्य की? जन कल्याणकारी, यानी एक ऐसा राज्य जो जनता के कल्याण के लिए काम करता हो। तो ये हमारे दोस्तों इसकी क्या थी, ये हमारी विशेषता कुछ है। इसके अलावा एक और भी विशेषता है, क्या है दोस्तों ये? तो भारतीय संविधान की एक विशेषता ये भी है कि भारतीय संविधान क्या है, काफी ज्यादा कठोर है। कोई कहता है कि ये बहुत कठोर है, तो कोई कहता है कि भारत का संविधान लचीला भी है। दोस्तों हमने इसको बड़ी बेहतर तरीके से अलग से बताने का इसलिए कोशिश किया कि कई बार ये क्वेश्चन ना आपको 4 नंबर में अंतर पूछ देता है कि भारतीय संविधान में कठोर और लचीलापन का अर्थ बताइए। तो हमने कहा कि विशेषता तो है ही कि भारत का संविधान एक तरफ जहां कठोर भी है तो वहीं दूसरी तरफ लचीला भी है, और फिर हमने कहा कि इसको अच्छे से समझा देंगे तो आपका 4 नंबर का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, किस माने में हमारे संविधान का ये कठोर भाग है, ये भारतीय संविधान का ये विशेषता है कि ये कठोर भी है, क्योंकि कोई भी चीज को पारित कराने के लिए विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है कई बार चीजों को, और कई बार किसी मुद्दे को पारित करने के लिए साधारण बहुमत की जरूरत पड़ती है, तो वहां लचीलापन आ गया, और जहां विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है वहां कठोर हो गया। इसलिए भारत के संविधान को कठोर और लचीलापन का मिश्रण कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर दूसरी पॉइंट पर अगर आप ध्यान दें तो यही वो संविधान है जो किसी व्यक्ति को क्या करता है, फांसी देने तक की बात करता है, और इसी संविधान के तहत हमारे देश के राष्ट्रपति को उसी फांसी को माफ करने का भी अधिकार भी दिया जाता है। तो एक तरफ ये कठोर है जो क्या कर रहा है, आपको फांसी भी दे रहा है, और वहीं दूसरी तरफ ये उसी फांसी को माफ करने की एक लचीलापन प्रक्रिया भी दिखाता है। इसलिए भारत के संविधान की एक विशेषता कठोर और लचीलापन भी है। तो दोस्तों अब इसे समझिए। अब संविधान के कठोर है कैसे, तो अनुच्छेद 368 के अनुसार कुछ विषयों में संशोधन के लिए संसद के सदस्यों की 2/3 बहुमत, मैंने कहा ना कि विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है, के अतिरिक्त कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल का समर्थन आवश्यक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विशेष बहुमत कहते हैं। तब जाकर के वो क्या होता है, पारित होता है। तो इसे हम कठोर संविधान इसीलिए कहते हैं। अब लचीलापन क्या है, तो भारतीय संविधान लचीलापन इसलिए है क्योंकि इसमें बहुमत से संशोधन प्रावधानों को संसद के साधारण बहुमत, यानी एक तो साधारण बहुमत से भी पारित होता है, 1/2 से ही हो जाएगा, तो साधारण बहुमत से भी पास कर के संशोधन किया जा सकता है। यानी जो संशोधन की जो प्रक्रिया होती है जो 3 तरह की होती है, उसमें से एक विशेष बहुमत, एक साधारण, एक संविधान संशोधन। तो अब जो विशेष बहुमत होती है उसके वजह से ये कठोर हो जाता है, और जो साधारण बहुमत की वजह से ये क्या होता है दोस्तों, लचीला हो जाता है। इस तरह से भारत के संविधान की विशेषता दोनों का एक मिक्सचर भी है, निश्चित तौर पे आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। अब ये आपका पूरा चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। मैंने पूरे इस चैप्टर को आपको 5 लेक्चर में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण भी है और बड़ा चैप्टर भी है, 5 लेक्चर में हमने क्या किया, आपको समझाने का दोस्तों कोशिश किया। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसके पीछे वाले वीडियो को भी जाके जब देखेंगे तो आपको निश्चित तौर पे 1 2 3 4 5 जब लेक्चर देखेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप में से कोई आदमी पहली बार चैनल पे हो तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।